असम राइफल के सभी पूर्व सैनिकों को नमस्कार। दोस्तों, फिर मैं आज आप लोगों के साथ एक कोई खास विशेष इशू है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। इसी महीने 5 नवंबर 2024 को एक डीजीआर ने एक सर्कुलर निकाल करके सभी यूनिटों को दिया था और उसको 11 नवंबर 2024 को 11 के 2IC साहब के द्वारा हर कंपनी को उसको सर्कुलर किया गया, जिसमें कंपनी कमांडर, कंपनी 2IC और कंपनी क्लर्क को खास करके कहा गया है कि जो ये वारंट अफसर हैं इनको सबऑर्डिनेट की जगह में न रख करके उसको अंडर ऑफिसर की जगह में रखा जाए। खास करके ये सीपीओ के रैंक हैं, ये पहले के रैंक हैं। इसमें ऐसा हमको तो कई सीपीओ वालों से मैंने पूछा, बेशक मैनुअल तो मैंने देखा नहीं सीपीओ वालों का, लेकिन कई को पूछा, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। तो लेकिन जो ये अंडर ऑफिसर का पद है वो एक्चुअली डाउन पद है। सबका कहना यही है, जितने भी सीपीओ फोर्स वालों से मेरी बात हुई, वो वारंट अफसर से भी छोटा पद है। अब मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो हमारा डीजीआर का लॉ ब्रांच है वो कितनी भाईबंदी करता है, किस हिसाब से अपना लॉ को चलाता है, पता नहीं कैसे लॉयर वहाँ पर बैठे हैं। और खास करके जो डीजीआर अंडर कंट्रोल वाले ट्रेड हैं उनकी बहुत ज़्यादा पैरवी करते हैं ये लोग। अब वो क्यों पैरवी करते हैं? सबसे पहले 2003 के बाद, खास करके 2005-2006 में जो क्लर्क हो गया, आरएम हो गया और भी कई ये कोर्ट केस जीत करके वारंट अफसर बने थे। एक एक दो बने, बहुत ज़्यादा नहीं थे, वो 2-3-4 ऐसे ही थे। उनको सबसे पहले जीएचओ क्लब में रखा गया। तब इन्होंने कोई लेटर सर्कुलेट नहीं किया और उसमें जबकि सभी को जितनी जीएचओ की मिलने वाली सुविधा है उसमें यह कहा गया कि इक्विवेलेंट नायक सूबेदार है, जितनी भी नायक सूबेदार की मिलने वाली सुविधा हैं इनको भी दी जाएगी। सिर्फ उनको सेवादार लागू नहीं होगा और उनको सैल्यूट नहीं की जाएगी। ये पता नहीं लेटर था कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं, बहुत ढूंढा लेकिन मुझे ये लेटर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद खास करके ये 2011 और 12 से ये जीडी के तर्ज पर भी इनको बनना शुरू हुआ, कैडर शुरू हुए। कई ने तो 3-4 साल तक किसी पलटनों ने नहीं लगाए, बाद में बाय ऑर्डर उनको लगवाया गया और डायरेक्ट उनको पीसी करवाया गया। जो पहले नायक सूबेदार का प्लाटून कमांडर का कोर्स होता था वो कोर्स करवाया गया और उसके बाद नायक सूबेदार का कोई कोर्स नहीं हुआ और डायरेक्ट उनको जेसीओ बनाया गया। तो उससे पहले जब ये लॉ ब्रांच आज तो कह रहा है वारंट अफसर को जीडी के बने हैं आज, इसलिए डीजीआर का लॉ ब्रांच कह रहा है कि इनको इस पद में रखो, इनको इस पद में रखो, इनको ये लागू है, इनको ये लागू नहीं, बहुत ढूंढ खोज कर रहा है। लेकिन उससे पहले जब ये ट्रेड के बने थे तब ढूंढ खोज क्यों नहीं किया? उस समय लॉ ब्रांच वाले कहाँ सोए हुए थे? क्या उस समय उन्हें पता नहीं चला कि एक्चुअली जो इन्होंने कोर्ट केस जीता है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इनको वारंट अफसर दो या इनको वारंट अफसर की तौर पर जेसीओ की तौर पर रखो, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। मैंने भी देखा था एक कोर्ट केस का लेटर, लेकिन उसमें तो मुझे मिला नहीं ये सब चीज़। अब रही बात आज का जो मुद्दा, मैं इस पर खास करके इस लेटर पर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, अपनी मनमर्जी से चलाता है। जो डीजीआर का हमारा लॉ ब्रांच है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो डीजी साहब, एडीसी साहब, ऊपर के साहब लोगों के नज़र में ये बड़े बड़े लेवल पर नहीं जाती हैं। ये नीचे लेवल से सब चीज़ पास होकर के नीचे लेवल में खिसक जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे वारंट ऑफिसर हैं ये एनएसजी में जाते हैं या डेपुटेशन पर जाते हैं, उनको सफ़ेद हाफ पैंट, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कमीज, सब कुछ जो जेसीओ को सुविधा मिलती है
उनको वो सुविधा दी जाती है। और ख़ास करके रैंक लगाने के लिए जितने भी ये NSG में हो गया, डेपुटेशन में जाते हैं, इनको वहाँ पर एक फुल्ली लगाई जाती है। ये कपड़े की चिंदी उतार करके उनको एक फुल्ली लगा के जितने भी SI को यानी कि सब इंस्पेक्टर को मिलने वाली सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं उनको वहाँ पर दी जाती हैं। और इसके अलावा भी ये कुछ ही दिन पहले इसी हफ्ते में हमारा ARTC में जो टूर्नामेंट चल रहा था, खास करके ये ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन था। इसमें सभी जितने भी सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, स्टेट पुलिस फोर्स हैं, सभी के लोग थे। उसके जो सब इंस्पेक्टर थे, ये SI थे, उनको पूरी JCH की सुविधा के तौर पर खाना खुना उनका रहने सहने का बंद JCH के तौर पर किया गया है। और मैंने अच्छी तरह वहाँ फ़ोन करके पता किया हूँ, पूरा जितना JCH को मिलने वाला अधिकार है वो अधिकार उन्हें दिया गया है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन सिर्फ आसाम राइफल का जो GD पर्सन है उसके साथ क्यों इतना भेदभाव होता है? खास करके इसमें ये डंडे की चोट पर चलाना चाहते हैं। जैसे भी हो, ये डंडे की चोट पर 2006 में जब आसाम राइफल एक्ट बना था, उससे पहले जितना भी है 1950 का जो आर्मी एक्ट है उसके अनुसार आसाम राइफल मैनुअल के हिसाब से आसाम राइफल का कोई मैनुअल नहीं था। 2005 के लगभग में 99 के लगभग में मैंने एक RTI डाल करके पूछा था गृह मंत्रालय को, और उन्होंने उस लेटर का मुझे जवाब दिया था कि मैंने ये पूछा था कि आसाम राइफल कौन सी जगह है, क्या है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है या ये इंडियन आर्मी का वो पार्ट्स है बोल करके। तो उन्होंने उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया था, आसाम राइफल इक्विवेलेंट आर्मी है बोला था उन्होंने। तो अब ये सब चीज क्यों घुमा फिरा करके ये सब चीज तोड़ मरोड़ के। आज ही एक लेटर और देख रहा था मैं, इसमें सर्कुलेट हुआ था व्हाट्सएप में। ये खास करके जो अभी नया हमारा संगठन बना है आसाम राइफल का, आसाम राइफल रिटायर्ड कम्बैट पर्सनल एसोसिएशन जो बना है, उन्होंने एक लेटर दिया है कि GD का जो ये अभी का लेटर दिया है DGR के लिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। भाई जब आप पद पर थे वहाँ आप ही के हाथ में तो सारे कागज वहीं थे, सारे कागज कापी किताब जितने हैं, कानून रूल वहाँ के आसाम राइफल के लॉ ब्रांच से लेकर DGR के ब्रांच से लेकर IGR के ब्रांच से लेकर और सेक्टर के ब्रांच से लेकर यूनिट हेडक्वार्टर के ब्रांच के सारे कागज तो आपके हाथ में थे। तब आपने क्यों ये सवाल नहीं उठाया आसाम राइफल के GD के लिए ऐसा हो रहा है? आज अगर ये GD का मुद्दा आप उठा रहे हैं ना, सिर्फ आपकी जो ये GD की जो बड़ी बड़ी 90% जनसंख्या है, उस जनसंख्या को आप अपनी तरफ खींचने के लिए कह रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, ठीक है। और मैं खास करके GD के सभी सब लोगों को कहना चाहता हूं, सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, इनके बहकावे में मत लगे आप, और इस संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी, मैंने पहले भी ये आपको बताया था, बहुत जल्दी एक डेलीगेट हमारा जाकर के DG साहब को मिलेगा, और ये 5 तारीख का कोर्ट का फैसला आने के बाद, अगर फैसला आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर फैसला नहीं आता है या तारीख आगे की जाती है तो उसके बाद में एक हमारा जो भी है शिष्टमंडल जा करके DG साहब को मिलेगा, और ये सारी जितनी आज मैं बोल रहा हूँ या उससे पहले का एक मेमोरेंडम बना करके उस पर फेस टू फेस वहाँ पर बात होगी। तो उसके बाद जो भी होगा तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ। खास करके ये जो आपका यार एक्ट में है, ये अंडर ऑफिसर और सबऑर्डिनेट ऑफिसर तो ये कहीं पर है ही नहीं। ये आज कहाँ से इतने सालों बाद, कम से कम
आसाम राइफल का जो लॉ बना है 18 साल के लगभग हो गया है। तो आज तक ये लॉ के किसी पन्ने में हमारा जो लोअर ब्रांच है, लॉ ब्रांच है DGR का, उनको ये दिखा नहीं। अब कैसे दिख रहा है? ये सिर्फ लॉ ब्रांच का काम नहीं है। ये जो पीछे से चल रहा था, खास करके हमारे जो पूर्व DG साहब थे, PC नायर साहब, उनके टाइम से उनके बोए हुए कांटे अभी तक भी चुभ रहे हैं। आज भी मैं सचिवालय में गया था, मुख्यमंत्री आवास गया था, आज की डेट में मैं बता रहा हूँ। जो उस समय में वो दोबारा यहाँ पर आए थे, उन्होंने चिट्ठी लिखवाई थी और वो चिट्ठी ले जाके बोला था कि जितनी भी यहाँ पर देहरादून में आर्मी के अफसरों को सुविधा आर्मी के अफसर जवान जैसे को सुविधा मिलती है, वो सारी सुविधा आपको मिलेगी। मैं जा करके खास करके राज्यपाल महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उस चीज़ के लिए नहीं गए थे वहाँ, वो सिर्फ अपना काम बनाने के लिए गए थे। लेकिन क्या काम बनाने गए थे इसका खुलासा मैं नहीं करूँगा, मुझे तो पता है क्या काम बनाने गए थे, लेकिन उसका मैं खुलासा नहीं कर सकता। वो अपने लिए आए थे, अपने लिए गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। आज भी वो कांटे हमें चुभ रहे हैं और इसीलिए हमको पहले पता चल गया था कि इसीलिए हमने यहाँ पर जो खास करके हमारा आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है देहरादून का, इन्होंने जो हड़ताल किया था इसलिए किया था, जो नारेबाजी की थी इसीलिए करी थी, क्योंकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ पर भी वो सेक्शन नहीं हो पाए। अगर उन्होंने भलाई करी होती तो भगवान भी उनका साथ देता, लेकिन उन्होंने आसाम राइफल की जड़ काटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इसलिए भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। खास करके जो ये आसाम राइफल एक्ट है 2006 से पहले 1990 में जो ऑनरी रैंक बंद करे गए, लेस रैंक बंद किए गए, और इन सब रैंकों को तो 2006 से तक का जो बीच का ये था, 2003 से लेकर के 2006 तक, इसके बीच में जितने भी रैंक आए, अगर मैनुअल में ये लिखा था तो उनको तनख्वाह कहाँ से दिया और कहाँ से इन्होंने ये सब चीज़ किया? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें खास करके मैनुअल में ये लिखा हुआ है आपका, असम राइफल एक्ट में आर्मर्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, उसमें तो ये लिखा हुआ है। हमारे टाइम में तो ये लिखा था, अभी मैनुअल बदली कर दिया तो पता नहीं, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है। इसलिए सभी दोस्तों को नमस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।